हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की वीडियो में गुप्ता एम्पायर की। इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, गुप्ता एम्पायर की, इसका बैकग्राउंड क्या था और इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला करता था, राजा के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और आर्मी के बारे में काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब इस सेकंड पार्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता एरा को गोल्डन एज इंडिया का क्यों कहा जाता था। इसके अलावा कौन कौन से रूलर्स थे जो कि जिनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड करने में, और इसके अलावा इतने बड़े साम्राज्य का एंड कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग रूलर्स की। तो ये गुप्ता डायनेस्टी की जो शुरुआत थी, गुप्ता राजवंश की शुरुआत जो थी वो श्रीगुप्त ने की। तो श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे और श्रीगुप्त जो टाइम पीरियड था वो 240 सी से 280 सी तक चला और उन्होंने ही गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की और उनको महाराजा का टाइटल मिला हुआ था। इनके बाद इनके बेटे ने राज किया जिनका नाम था घटोत्कच। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे और उन्होंने जो है उनको भी महाराजा का टाइटल मिला हुआ था और उन्होंने श्रीगुप्त के द्वारा मिली हुई जितना भी रीजन था उसको संभाल के रखा। उसके बाद शुरुआत होती है सबसे इम्पॉर्टेंट राजा की जिसका नाम था चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन जो रूलर थे उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी से गुप्ता एरा की शुरुआत की। मतलब गुप्ताओं का जो दौर था इनके राजवंश का वो शुरुआत जो है चंद्रगुप्त ने की और ये काफ़ी कुशल राजा थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्मार्ट रूलर थे ये। इन्होंने जो है ये तो ग्रेट वॉरियर तो थे ही थे, मतलब योद्धा एक बहुत बड़े थे, काफ़ी सारी फाइट उन्होंने लड़ी और गुप्ता एम्पायर को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंड किया। उसके साथ साथ ये इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब शादी विवाह से भी अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला इनका माना जाता है लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी से शादी करना। लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी करने के बाद लिच्छवी का जो पूरा साम्राज्य था वो इनके गुप्ता एम्पायर के अंदर मिल गया और उसके बाद तो जो गुप्ता एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट फैलता रहा, जिसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो चंद्रगुप्त का था। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज का भी टाइटल मिला हुआ था। महाराजा धीराज का मतलब हुआ करता था द किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं से भी महान राजा। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर की। तो गुप्ता एम्पायर का जो सबसे मजबूत शासक था, सबसे पावरफुल रूलर था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है गुप्ता एम्पायर का और इसको हम लोग जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त के टाइम पे जो है इनका जो साम्राज्य था वो अपने पीक टाइम पे था, सबसे ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ था और लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पीरियड रहते हुए जीत लिया था। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमें प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूलर आए चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनका जो राजपाट था वो 376 से 415 सी तक चलता रहा और इन्होंने ही अपने साम्राज्य के अंदर नवरत्नों की शुरुआत की और इनको एक टाइटल मिला हुआ था विक्रमादित्य का, तो हम इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद रूलर बने कुमारगुप्त और कुमारगुप्त का भी काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत करना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो कुमारगुप्त को जाता है। इसके बाद रूलर बने इनके बेटे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त भी काफ़ी मजबूत राजा के तौर पर जाने जाते हैं और स्कंदगुप्त के टाइम पे ही एक मजबूत ट्राइब थी जिसका नाम हुना था। तो हुना इन्वेजन हुआ इनके टाइम पे जिसको सक्सेसफुली डिफेंड किया स्कंदगुप्त ने। उसके बाद जो रूलर थे वो थे विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त को आखिरी नॉन रूलर के तौर पर जाना जाता है गुप्ता एम्पायर के अंदर। अब हम बात करते हैं कि गुप्ता एरा को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का। तो 4 से लेके 6 सेंचुरी तक सी का जो टाइम था उसके दौरान काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल अचीवमेंट देखने को मिली इंडिया के अंदर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की। तो जब से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके डिक्लाइन के बाद से इंडिया का जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता गया। अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग छोटे मोटे रूलर्स थे जो इंडिया को रूल कर रहे थे, जिससे पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वो ख़राब हुई। इसको वापस से रिस्टोर करने का जो काम था वो किया गुप्ता एम्पायर ने। तो जैसे क्योंकि गुप्ता एम्पायर एक मजबूत साम्राज्य था
तो जैसे गुप्ता एम्पायर की शुरुआत हुई, वापस से इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होना शुरू हो चुका और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक करके गुप्ता एम्पायर ने इनके ऊपर रूल किया। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती थी भारत की गुप्ता के टाइम पीरियड में। जो चीफ ऑक्यूपेशन था लोगों का वो खेती बाड़ी करने का था। ज़मीन काफ़ी फर्टाइल थी, लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। जो लोग थे काफ़ी प्रॉस्पेरस थे, मतलब काफ़ी समृद्ध थे। और उसके अलावा जो गोल्ड कॉइन्स यूज़ किए जाते थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, वो सबसे शानदार सोने के सिक्के माने जाते थे, जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो इकोनॉमी थी, जो प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अपने पीक टाइम पर थी। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वो भी काफ़ी प्रमोट किया गया। जो गुप्ता के रूलर्स थे गुप्ता एम्पायर के, वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त की फ़ोटो भी एक कॉइन पर छपी हुई, जिसके अंदर वो वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, जिसका पता लगता है कि वो डांस सिंगिंग कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे। उसके अलावा जो चंद्रगुप्त II थे, उन्होंने भी नवरत्नों की शुरुआत की अपने दरबार के अंदर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिला। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो फेमस केव टेम्पल्स है अजंता और बाग, वो भी इनके टाइम पर बनाए गए। और उसके अलावा भी कालिदास और हरिसेना जैसे जो महान पॉइट्स और फिलोसफर थे, वो भी काफ़ी ग्रो अप हुए इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने ज़ीरो सिस्टम और डेसिमल सिस्टम की शुरुआत भी इसी टाइम पीरियड में की। और उसके अलावा एक और भी सबूत मिलता है इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो है मेहरौली का आयरन पिलर, जो आज के टाइम पे कुतुब मीनार में बना हुआ है। तो वो आयरन पिलर भी, जिसके अंदर इतने सालों के बाद भी कोई जंग नहीं लगी है, उसकी शुरुआत या उसको बनाने का जो टाइम पीरियड था वो भी गुप्ता एम्पायर के दौरान किया गया। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। तो काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला कॉज माना जाता है हुना इन्वेजन। हुना एक ट्राइब थी जो कि सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी गुप्ता रूलर्स के लिए। जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे शुरुआत में, वो हुना के जो इन्वेजन को झेलते रहे। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पर हुना ने इन्वेजन किया, उसने काफ़ी स्ट्रांगली इनको डिफेंड किया अपने साम्राज्य को, लेकिन उसके जो सक्सेसर्स थे, जो लास्ट के रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो इतने मजबूत नहीं थे कि हुना के इन्वेजन को झेल पाएँ, और इस तरीके से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया। दूसरे हम कॉज की बात करते हैं तो वो है राइज ऑफ फीडिट्रीज। जो सामंती लोग थे गुप्ता एम्पायर के दौरान, उन्होंने भी क्या किया, गुप्ता रूलर्स की जो उनकी अथॉरिटी थी उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो जैसे उनको समझ आ रहा था कि हुना के इन्वेजन के बाद गुप्ता के जो रूलर्स हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो रहे हैं, इस बात का फ़ायदा उनके फीडिट्रीज ने उठाना शुरू कर दिया और अपने आप को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। तीसरा कॉज था इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो वो भी इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है डिक्लाइन के पीछे, क्योंकि हुना के इन्वेजन की वजह से काफ़ी सारी जो टेरिटरी थी वो गुप्ता रूलर्स के हाथ से जा चुकी थी। स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो उनके हाथ से जा चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड और जो रिसोर्सेज थे वो उनको गंवाने पड़े, जिससे अच्छी खासी टैक्स कलेक्शन गुप्ताज का होता था। तो वो सब उनके हाथ से जा चुका था, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स में भी नुकसान होना शुरू हो चुका था। तो कुल मिला के इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई थी गुप्ता रूलर्स के खिलाफ। आखिरी कॉज की हम बात करें तो वो है वीक लीडरशिप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वीक लीडरशिप। तो ये अपर कॉज, हमने जो ऊपर के 3 कॉज पढ़े, तो उसके पीछे भी अगर जो उनकी लीडरशिप थी वो मजबूत रहती तो उनसे डील किया जा सकता था। तो आखिरी के जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में बहुत मुश्किल था। तो जितना बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त और उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने दिया था आखिरी के रूलर्स को, उसको संभालने के लिए भी काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत थी, जो हमें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से भी गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। तो ये सारा टॉपिक था, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।